हेलो गाइस, मेरा नाम है गगन शर्मा और ये हमारा पहला लेक्चर होगा अकाउंटिंग फाउंडेशन बिल्डर का। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स। इसमें सर पहले बात क्या करेंगे, अकाउंट्स के बारे में कुछ समझाने वाले हैं कि नहीं, पहला मैं स्टार्ट कर रहा हूं बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। किस किस को पता है बिजनेस, किस किस को पता है बिजनेस? अमन बेटा बोलो, बिजनेस के बारे में जानते हो क्या? तुम जानते हो बिजनेस के बारे में? सर सबको कुछ ना कुछ तो पता है बिजनेस के बारे में। कहां से चालू हुआ है बिजनेस? पहली बार हमने कैसे सुना था व्यवसाय? आओ एक काम करो, कई मौसम पीछे आओ, मौसम पीछे। सर मौसम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि पहले क्या साल जानते नहीं थे, तो इतने मौसम पीछे, एक दौर पीछे जब हम खेती किया करते थे, मतलब सिर्फ हमारा मेन जो काम था वो क्या था? एग्रीकल्चर का, कल्टीवेशन का। हमने फसल उगाई, कुछ आलू, कुछ मिर्च, कुछ धनिया, कुछ प्याज, वो सब उगाने के बाद फिर देखा कि हमारी जमीन पे सर चावल नहीं हो पा रहे, चावल कहीं और से आएंगे, गेहूं कहीं और से आएंगे। अभी क्या करें? ये हमने जो उगाया है इसको हम कुछ खाएंगे भी और कुछ बेचेंगे भी, तो हमने ले जाके उसको कहां सेल कर दिया? हमने सेल कर दिया उसको मंडी में। फिर से सुनो, मैंने उगाई फल फ्रूट या सब्जियां जो भी है उगाया और मंडी में जाके बेच दिया। मंडी से वहां से एक व्यक्ति ने उसको खरीदा, अब जहां वो अवेलेबल नहीं है वहां जाके बेचने लग गए। ये क्या हुआ? ये सर ये व्यवसाय वहां से निकला है। कहां से निकला है? वहीं से। कहां से? जहां से वो उसको उठाया और बेचना चालू किया। सर क्या कुछ चीज बना के भी बेच सकते हैं? हाँ, पहले आपने देखो लकड़ी की टोकरी बनती थी छोटी छोटी, देखा होगा सबके पास है। आज वो प्लास्टिक में आने लगे उसी पैटर्न में, उसको देख के बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन वो पहले कैसा था? वो लकड़ी से बनती थी, पत्तों से बनती थी, है ना? वो चीज वो बनाना जो हैंडीक्राफ्ट, आजकल उसको हैंडीक्राफ्ट में कर दिया, इतने फैंसी काम, क्योंकि वैसे कारीगर बचे ही नहीं। अब क्या वो मैन्युफैक्चर होता है, कंपनियां प्लास्टिक का बना दिया, लेकिन पहले वो हाथ से बनता था जब, तो वो क्या था? वो मैन्युफैक्चरिंग की तरह था, वो बनाया और बेचा। ठीक है, अब आप देखिए फॉर्मेट क्या क्या हो गया। एक हो गया कि मैंने उगाया बेचा, बनाया बेचा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, कोई चीज आप बनाते हो उसको बेच दिया, यह है बिजनेस का एक फॉर्मेट। दूसरा तरीका, अब जहां बेचा वहां उस व्यक्ति ने वहां से दूसरी बार खरीद लिया, खरीदा और कहीं और ले जाके बेच दिया, उस पर अपना प्रॉफिट ऐड किया होगा क्या? बताओ मुझे, उस पर अपना प्रॉफिट ऐड किया होगा ना? कहां से आ रही है? इधर ध्यान दो, प्रॉफिट ऐड किया होगा तभी बेचा होगा, फ्री में क्यों काम करूंगा मैं? तो उसने क्या किया, उस चीज को वहां से खरीदा और दूसरी जगह बेच दिया। वो क्या हुआ? वो हुई ट्रेडिंग। दो तरीके बिजनेस के, एक क्या हुआ? एक हुआ मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा तरीका क्या हुआ? ट्रेडिंग। मतलब उस बनी बनाई चीज को खरीदा, उसमें कुछ प्रॉफिट अपना मार्जिन ऐड किया और दूसरी जगह बेच दिया जहां अवेलेबल नहीं है। सर ऐसा कैसा? आपने पानी बिकता हुआ देखा है? पानी बिस्लेरी के बोतल में आता, देखा होगा, एक्वाफिना, इस तरह के ब्रांड्स हैं जो पानी बेच देते। सर किसी ने सोचा था पानी बेचा जाएगा? सबसे आसानी से मिलने वाली चीज जो प्रकृति पे पूरी तरह से नेचुरल तरीके से मिलती है हमको, लेकिन वो भी बेच दी गई। क्यों? क्योंकि जहां उसकी जरूरत थी वहां उसका बिजनेस का चांस बना और वो जाके वहां पे बेचा गया। सर और अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल, रामदेव बाबा को तो जानते हैं सब, क्या बेच दिया? गौमूत्र बेच दिया बेटा। मतलब उसके फायदे दिखाए और देखा कि ये भी बेच सकते हैं, लेने को लोग बिना पैसे के भी ले सकते हैं, लेकिन अब वो फिल्टर्ड ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये चीज ले लेंगे बहुत फायदा हो जाएगा, तो अब वो ले रहे हैं। तो ये भी बिजनेस का एक उन्होंने फॉर्मेट निकाल दिया, नई चीज कर दी। तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो गया, प्रोडक्ट्स बदल गए, उनके तरीके बदल गए, लेकिन बिजनेस और एक्सपेंड होता गया। मतलब अलग अलग उसकी थ्योरी में अलग अलग तरह के बिजनेस आते चले गए। अब क्या है? अब सर सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा आ गया। तीसरा तरीका बिजनेस का, दैट इज थर्ड फॉर्मेट, वो क्या है? सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर से जोमेटो देखा है? आओ, सबके फोन में क्या है? जोमेटो है, स्विगी है, उबर ईट्स है। सब क्या करते हैं? वो फोन में सारी चीजें रखते हैं, फोन में सारी चीज, सारे एप्स रखने के बाद क्या करते हैं? उससे ऑर्डर कर देते हैं। सर क्या फूड वो बेच रहे हैं? वो लोग फूड बेच रहे हैं क्या? फूड वही बेच रहा है, फूड वही दे रहा है जो पहले दे रहा था। वही रेस्टोरेंट से फूड आ रहा है, वही होटल से फूड आ रहा है जहां से पहले आता था। आप जाके खा लो, वहां मिलेगा, मत लो जोमेटो पे। लेकिन जोमेटो क्या कर रहा है? जोमेटो सर्विस दे रहा है। सर कैसी सर्विस? वो सर्विस दे रहा है आपके डोर स्टेप पे आके। डोर स्टेप पे आके मतलब वो सर्विस दे रहा है कि आपको आपके गेट पे आके, आपके घर पे आके एट होम डिलीवरी दे रहा है। ठीक है, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस खाने को वहां तक पहुंचाने के पैसे ले रहा है। तो तीन फॉर्मेट मैंने बिजनेस के बताए। सर अब ट्रांजैक्शंस क्या है, मतलब अकाउंटिंग क्या है, क्यों सीखना जरूरी है, क्या हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग में? हाँ ध्यान सुन, फोन बज रहा है तेरा? हाँ, फोन वाइब्रेट हो रहा है, साइलेंट कर दो। मैसेज कर दो बेटा, मैसेज कर दो, इन्फॉर्म कर दो आज से क्लास चालू हो गई है। अब ये सारी बातें क्लास के बाद क्या करेंगे? बाबू करके कर दे।
ठीक है। आओ, मैं क्या बात कर रहा था, बिजनेस की बात कर रहा था। सर बिजनेस की बात आपने करने के बाद बताया कि अकाउंटिंग किस चीज की होगी। क्या मैं पापा से पॉकेट मनी लेता हूं तो उसकी भी अकाउंटिंग करूंगा? हिसाब तो रखना है सर, हिसाब तो रखना है। अब आप देखो, जो हिसाब आप कहते हो, रूपल इधर जान दो, जो हिसाब आप कहते हो उसका क्या रहता है? उस हिसाब में आपने, हमारे बगल में क्या है, एक शॉप है, देखी होगी, सबने देखी होगी, तुम आपके बगल में भी रहती है, रतीराम अंकल की है। रतीराम चाचा जो है उस शॉप को चलाते हैं। रतीराम चाचा रोज सुबह कुछ माल लेके आते हैं, मतलब एक हफ्ते में जाते हैं, पूरा एक स्टॉक लेके आते हैं। आओ इधर ध्यान दो, और रतीराम चाचा आते ही लिख देते हैं कि कुलदीप से इतने रुपए का माल लिया। क्या क्या माल लिया सारा लिख देते हैं, ये लाया इतने ग्राम, ये लाया, सारी चीजें उन्होंने लिख दी। फिर कितना बेच दिया वो भी लिख दिया। क्यों लिख रहे हैं वो? ये सर इसका पर्पज क्या है लिखने का? सर इसका पर्पज क्या है? ताकि वो हिसाब लगा सकें कि मेरे को कितना मुनाफा हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, ये सब खरीदा फिर बेचा, कितने में बेचा, कम में तो नहीं बेच रहा, क्या लाने की जो लागत है, मैं पेट्रोल फूंक के लेके आ रहा हूं, क्या वो निकाल रहा हूं कि नहीं, जिस प्राइस पे ले रहा हूं उससे ज्यादा पे बेच रहा हूं कि नहीं, और क्या कॉम्पिटिटिवनेस भी देखनी पड़ेगी, बगल में कोई कम का तो नहीं बेच रहा, मैं ज्यादा का बेच रहा हूं, बिकेगा ही नहीं। तो वो सब चीजों का हिसाब रखना है उनको, तो वो रजिस्टर पे आके लिख देते हैं। सर क्या ये अकाउंटिंग है? हाँ बेटा ये भी अकाउंटिंग है, लेकिन हम जो अकाउंटिंग सीखेंगे वो एक अलग तरीका है। सर ऐसा क्यों? अरे वो साइंस वाले जो हैं वो क्या सोच रहे होंगे कि क्या जरूरत है ये सब सीखने की, हिसाब तो हिसाब है ना, कैसे भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा सर मैं तो ऐसे ही कर सकता हूं, वो कह रहे बगल में एक दुकान है वो भी ऐसे ही कर सकते हैं। चार लोग ऐसे हैं और दुकानदार जो कि लिख के ही कर रहे, कुछ कंप्यूटर पे कर रहे लेकिन ऐसे ही कर रहे। तो सर ऐसे भी तो किया जा सकता है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हर काम को करने का एक तरीका है कि नहीं? अभी आपने नमाज पढ़ने जाओगे, नमाज की तरह पढ़ोगे, मंदिर में जाओगे, प्रसाद लोगे, माथा टेकोगे, पूजा करोगे, भगवान जी की हाथ जोड़ोगे, उसका तरीका है। हर चीज का तरीका है। अगर आप प्रोग्रामिंग में हो, ऑलरेडी जावा जानते हो, सी प्लस प्लस जानते हो, सी जानते हो, तो हर चीज में हर उसकी एक लैंग्वेज है। जावा की एक लैंग्वेज है, सी प्लस की एक लैंग्वेज है, वो मिक्स नहीं हो सकते। ये कमांड इसके यहां नहीं चलेंगे, उसके कमांड यहां नहीं चलेंगे, तो उनका एक फॉर्मेट है। ऐसे ही रिक्वायरमेंट समझो आप, कि आपने एक रजिस्टर पे खुद तो लिख लिया सारा, खुद आप सारा लिख चुके, इस रजिस्टर पे आप सारा लिख चुके, आपने पूरा हिसाब लिखा। मैं तो कह रहा हूं एक पेज पे आपने पूरे साल भर का हिसाब लिख दिया, पूरे साल का इसी पेज पे रख दिया, और तुम हर किसी को बिना समझाए दे दोगे, वो पढ़ लेगा ये? तुम पढ़ लोगी ये? नहीं पढ़ पाओगी। क्यों नहीं पढ़ पाओगी? क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना, हमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि साहब इससे लिया था, इसलिए मैं ये नहीं लिख रहा ना किससे, कुलदीप से लिया था। तुमको क्या पता कुलदीप से लिया था या दिया है कुलदीप को? तो वो चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, किससे बचा हुआ है पैसा, कितना स्टॉक बचा हुआ है, किस स्थिति में है, वो सारी चीजें तुम एक पेज पे नहीं लिख पाओगे, और लिखोगे तो मुझे समझाना पड़ेगा। तो अगर एक पर्टिकुलर फॉर्मेट कर दिया जाए या कोई तरीका कर दिया जाए जिससे तुम भी रीड कर लो, ये भी रीड कर लें, जिसको भी इस अकाउंटेंसी की स्टडी पता हो, जिसको भी अकाउंटेंसी की स्टडी पता हो कि मतलब कैसे करते हैं, तो वो सारे समझ लेंगे इसको। इसलिए नीड अराइज हुई कि अब हम अकाउंटिंग को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में पढ़ें, इसलिए इसको एज अ सब्जेक्ट देखा गया। फिर हमने इसको एज अ सब्जेक्ट देखते हुए सीखी चीजें कि भाई बिजनेस में कैसे चलेंगी, किसका नेचर क्या है, इस पे पॉलिसीज बना दी गई। पॉलिसीज क्यों बनाई गई? यूनिफॉर्मिटी के लिए। मतलब अगर मैं अकाउंटिंग चला रहा हूं और मेरी इसको निभाने की पॉलिसी अलग है, तुमको उसको चलाने की पॉलिसी अलग है, तुम्हारी अकाउंटिंग की अलग है, तुम मेजर कैसे करोगे? सब अलग अलग कर रहे हैं। तो इसके एक कॉमन स्टैंडर्ड्स बना दिए गए। हमारी अकाउंटिंग बॉडी, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो पॉलिसी मेकर्स भी हैं और वो हेल्प भी करते हैं और बताते हैं कि भाई कैसे कैसे कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने चाहिए। वो सजेशंस भी देते हैं। क्यों? ताकि एक यूनिफॉर्मिटी हो, कि तुम जैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हो मैं भी वैसे ही कर रहा हूं, तुमको बिना देखे समझ में आ जाए, तुमको मेरे को हर चीज एक्सप्लेन ना करनी पड़े। तो जब आप देखोगे हर एक कंपनी की बैलेंस शीट, रिलायंस की देखो आप, बालाजी टेलीफिल्म्स की देख लो आप, तो जितनी कंपनी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हुआ, ये एचयूएफ है, इन सब की जब आप देखेंगे बैलेंस शीट तो आपको पता चलेगा कि टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट, तो पता चलेगा एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, हमको देख के ही समझ में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम अकाउंटेंसी सीखे हुए हैं। लेकिन यही कोई अगर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, उसको अकाउंटेंसी नहीं आती है, तो क्या हो जाएगा? उसको रीड करने में तकलीफ आएगी। तो इन बातों के साथ मैं आपको बताता हूं कि भाई अकाउंटिंग किसकी होती है। अब अकाउंटिंग बिजनेस की नहीं, अकाउंटिंग होगी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। अकाउंटिंग होगी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की। आइए लिख के बताएंगे, ऐसे नहीं। आ जाओ मेरे साथ, देखते जाओ सारे लोग। अकाउंटिंग होगी ट्रांजैक्शंस की।
सर क्या केवल ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग होगी? बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं उनकी अकाउंटिंग करते हैं हम, उनको रिकॉर्ड करते हैं और उनकी ही अकाउंटिंग होती है। सर दोनों समझा दो क्या है। अमन, तेरे से मैंने भाई क्या खरीद लिया? गुड्स खरीद लिया यार। मैं कुछ खरीदने गया था तो मैंने कुछ सामान खरीद लिया। वो सामान में सर एक काम करो, आप रजिस्टर खरीद लिया। तेरे से मैंने ये रजिस्टर खरीद लिया, रजिस्टर मेरे पास है। ये रजिस्टर मैंने किससे खरीदा है? ये मैंने अमन से खरीद लिया। ये क्या है? क्या ये ट्रांजैक्शन है? हां सर, किसी भी चीज को परचेज करना, सेल करना क्या है? ट्रांजैक्शन। किसी भी चीज को परचेज करना, सेल करना, तुमको पैसे देना, तुमसे पैसे लेना, ट्रांजैक्शन। क्या इन्हीं ट्रांजैक्शन की वजह से कुछ ऐसी घटनाएं फलस्वरूप हो जाएंगी? सर बहुत हिंदी बोल दिया, फिर से बोल रहा हूं, ऐसी कुछ घटनाएं फलस्वरूप हो जाएंगी, मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स जो है अपने आप घट जाएंगे, मतलब वो इवेंट्स अकर होंगे, कुछ इवेंट्स ऐसे अकर होंगे जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन क्या उनका फाइनेंशियल कोई इंपॉर्टेंस है? हां, उनका फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस है, और फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस होने की वजह से हमें उन इवेंट्स को भी रिकॉर्ड करना होता है। सर एग्जाम्पल दे दीजिए, आप एग्जाम्पल दे दीजिए। अच्छा, सपोज मैं ये रजिस्टर की बात हो रही थी, रजिस्टर लिया था मैंने। इस रजिस्टर, मान लीजिए मैंने ऐसे ऐसे 50 रजिस्टर लिए थे सेल करने के लिए, 50 रजिस्टर लिए थे सेल करने के लिए। अब क्या हुआ कि मैं उसमें से केवल 45 सेल कर पाया हूं, 45 ही सेल किए। सर कुछ बच गए क्या? बोलो मेरे साथ, कुछ बच गए क्या? सब जवाब देंगे। कितने बच गए सर? कितने बच गए? 5 रजिस्टर बच गए। अब वो क्या है? हाँ, स्टॉक। अब वो कह रहे हैं स्टॉक रह गया। सर आपने स्टॉक तो समझाया नहीं, कोई बात नहीं, आप तो ये कहते हो सर 5 रजिस्टर रह गए। क्यों रह गए? क्या उसका कोई ट्रांजैक्शन किया था? नहीं सर, ट्रांजैक्शन तो परचेज का किया था आपने जब खरीदे थे, बेचे 45 बेच दिए। उस ये इवेंट्स के घटने की वजह से क्या हुआ? ये ट्रांजैक्शन के होने की वजह से क्या हुआ? ये इवेंट हुआ, मतलब कि 5 रह गए। अब क्या इसकी कोई कीमत है 5 रजिस्टर्स की? हाँ, तो अब क्या इन कीमत को भी हम रिकॉर्ड कर लेंगे? इसका भी कोई हमें रिकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी? हाँ, क्योंकि इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड होने, और ऐसे इवेंट जिसका फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस है, मॉनेटरी इंपॉर्टेंस है, वो भी रिकॉर्ड होंगे। सर एग्जांपल दे दो, एक काम करो, नॉन मॉनेटरी बता दो। अच्छा समझिए, आपकी कंपनी थी, आपकी कंपनी में एक वर्कर की हो गई डेथ, एक्सीडेंट से एक वर्कर की मौत हो गई। सज्जन थे, हमारे बीच नहीं रहे, नहीं शोक का माहौल नहीं है, थोड़ा सा एग्जांपल था बेटा, हाँ एनर्जी रहनी चाहिए। तो वो नहीं रहे, बहुत अच्छे आदमी थे, हम दुआ करते हैं, लेकिन अब इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? कौन नहीं रहे? सर धनीराम नहीं रहे, धनीराम तो नाम से ही पैसे वाले लग रहे हैं, लेकिन ये धनीराम नहीं रहे, चले गए धनीराम। अब रिकॉर्ड करो, उसको कैसे करोगे? तुमको लॉस तो हुआ है, एक तुम्हारा वर्कर चला गया, तुम रिकॉर्ड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। क्यों? कितना लॉस हुआ तुमको नहीं पता, कितने दिन काम करता नहीं पता, क्या क्या काम करता नहीं पता, तो रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं कर सकते। ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होंगे जिसका मनी मेजर करना, मॉनेटरी टर्म्स में उसको मेजर करना बहुत मुश्किल होगा, सर्टेन नहीं है वो चीजें। तो जब आप उसको मेजर नहीं कर सकते तो रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजें जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं पता, ऐसे इवेंट जिसका मॉनेटरी इंपैक्ट नहीं पता, मॉनेटरी मतलब सर जो मनी के टर्म्स में मेजर हो सके, मनी के टर्म्स में कितने पैसे का नुकसान हो गया पता है क्या? नहीं। तो वो जो चला गया वो चला गया, उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। वो भी एक इवेंट था, लेकिन आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे इवेंट जिनका मॉनेटरी टर्म्स में फाइनेंशियल इंपैक्ट होगा, मैं सिर्फ वही रिकॉर्ड करूंगा। क्या क्या रिकॉर्ड करना है मुझे? ट्रांजैक्शंस, एंड जिसके मॉनेटरी टर्म्स में, जिसका मॉनेटरी टर्म्स में इंपैक्ट है मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पे, वो इवेंट्स भी रिकॉर्ड करूंगा। बात समझ में आती है? अब हम देखेंगे बिजनेस कैसे कैसे थे। तो मैं एक बिजनेस का एग्जांपल ले लेता हूं, आपको मैन्युफैक्चरिंग ले लेता हूं कि मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो किसी गुड्स की, तो उसमें कैसे कैसे हमको खर्चे पड़ेंगे, क्या क्या हम देखेंगे, तो हम वहां से पढ़ना चालू करेंगे। आइए, सर मैंने क्या बनाना है मैन्युफैक्चरिंग में? मैंने सोचा कि अब मैं हैंकी बनाऊंगा, हैंकरचीफ है ना, हैंकरचीफ, हैंकी सर, रुमाल बनाने हैं। रुमाल गाना भी एक दिलजीत का बहुत अच्छा सा प्ले करेंगे नेक्स्ट टाइम, है ना, ज्यादा ऐसा जोश में नहीं आना, गाना फिर सुन लेंगे, अभी क्लास पे ध्यान दो। आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही हो, सर गाने की चर्चा कर दी इधर। तो मैंने क्या बनाने हैं? रुमाल बनाने हैं।
रुमाल बनाने के लिए पहला प्रोसेस मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि यार कुछ ना कुछ कपड़ा तो चाहिए, क्या करूंगा, कपड़ा चाहिए मुझे उस रुमाल को बनाने के लिए। तो मैंने कपड़े का एक रोल ले लिया, थान, ये लीजिए थान, थान एक रोल ले लिया मैंने। एक नहीं सर, कई तरह के लेने पड़ेंगे, कई कलर के, कई प्रिंट में लेने हैं आपने। तो मैंने अलग अलग प्रिंट में अलग अलग तरीके के रोल्स ले लिए, खरीद लिए, बाय कर लिए। तो क्या ये रॉ मटेरियल मैंने खरीदा है सर? क्या ये रॉ मटेरियल? हाँ सर, आपने रॉ मटेरियल खरीद लिया। किससे खरीद लिया सर? ये मैंने खरीदा है ये घनश्याम सर। आप नाम बहुत गरीब गरीब ले लेते, कोई बात नहीं बेटा, देसी नाम है ये, ऐसे ही चलते थे। घनश्याम जी से मैंने, घनश्याम एंटरप्राइजेस कर देते हैं, घनश्याम एंटरप्राइजेस से मैंने ले लिया है रोल। अब मैं इस रोल का क्या करूं, किसी मशीन में डालूंगा, किसी मशीन में डालूंगा ताकि वो कट होके आ जाए उतना शेप, हर एक रोल में से इतना रुमाल का एक शेप कट होके आ जाए। आओ, मैं मशीन सेटअप करनी है। फिर मैंने मशीन ले ली, मशीन में डालूंगा। अब क्या करूं, मशीन ऑपरेट करने के लिए 2 आदमी चाहिए सर, मशीन ऑपरेट करने के लिए 2 आदमी चाहिए। आओ, यहां भी मैंने 2 वर्कर लगा दिए हैं, 2 वर्कर यहां भी लगा दिए, ठीक है। तो मशीन ऑपरेट करने के लिए मैंने 2 वर्कर लगा दिए। सर ऑपरेट कहां करेंगे, रोड पे तो करोगे नहीं, रोड पे नहीं करोगे, हमको चाहिए एक बिल्डिंग। मैंने एक प्रीमाइसेस खरीद ली, एक बिल्डिंग खरीदी, जहां पे पूरा सेटअप किया, वहां पे पावर भी जाना चाहिए। मशीन कैसे चलेगी, बिना पावर के तो नहीं चलेगी, तो पावर भी होने चाहिए, बिजली भी जलनी चाहिए, बल्ब होने चाहिए, रोशनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। जब ये सब कुछ होगा तब जाके हमारा प्रोडक्ट रेडी होगा। सर मशीन के बाद, कटने के बाद उसमें स्टिचिंग भी होगी, हाँ वो सब भी हो जाएगा। मान लो फाइनली आपका हैंकी बन गया है, रेडी हो गया। सर ये प्रोडक्ट बन जाने के बाद इस प्रोडक्ट की कोई जांच होनी चाहिए क्या, कैसा बना है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, फाइनल कोई ऐसा तो होना चाहिए। और पैकिंग करने के लिए भी है। हाँ, तो मैंने एक बंदा सर यहां पे लगा दिया है, वो क्या करता है, वो क्वालिटी को एश्योर करता है, क्वालिटी एश्योर करता है कि भाई सही तरह का हैंकी बना है या नहीं, और फिर इसको बॉक्स में पैक कर देता है। बॉक्स में हर एक लॉट को, मैं कहता हूं 5 हैंकी का मैंने एक लॉट बनाया, उसको वो पैक कर देता है और उसको आगे सेल के लिए बढ़ा देता है। सर सेल कहां से होगी, सेलिंग के लिए मैंने एक डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश कर दिया, ठीक है। एक डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट है, यहां पे मैंने 2 कंप्यूटर लगा रखे हैं। सर 2 कंप्यूटर क्यों, सेल रिकॉर्ड करनी है सर, सेल रिकॉर्ड करनी है, कितनी हो रही है पर डे सेल। कंप्यूटर क्यों लगाया, क्योंकि पर डे सेल रिकॉर्ड करनी है, बहुत सारी सेल हो रही है मेरी, अमीर आदमी हूं मैं। आओ, तो सेल को करने के लिए 2 आदमी यहां पे हैं जो जाके समझाएंगे और सप्लाई करेंगे। देखा है ना छोटू माल फेंक, कभी गए दुकान पे चप्पल पहनने गए, शूज के लिए गए होगे, 9 नंबर फेंक, 8 नंबर फेंक, देखा है, ऊपर से गिरते हैं, फटाफट लेके पहन लेते हैं, वो पहना देता है बंदा। ऊपर से जो फेंक रहे हैं वो छोटू, समझ रहे हो, तो वो छोटू क्या करेगा, वो छोटू ये वो 2 लोग हैं जो ऊपर से फटाफट पैकेज फेंक रहे हैं। सर ये प्रिंट पसंद नहीं आ रहा, दूसरा प्रिंट फेंको, बहन जी लेके जाइएगा, देखा है ना दुकान में। तो ये 2 लोग मैंने लगा दिए। अब सर सेल रिकॉर्ड करने के लिए भी तो लगाने 2 लोग, एक पैसा काट रहा काउंटर पे बैठ के, गले पे बैठ गए जी, गले बैठ गए, वो क्या करेंगे, वो पैसा काट रहा है, दूसरा बंदा केवल रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैंने 2 लोगों को वहां पे बैठा के रखा है, समझ में आती है बात। अब सर इन सब के खर्चों की और ट्रांजेक्शन्स की मैं मेजर करूं कि क्या क्या हो रहा है। तो ये सब हो जाने के बाद यहाँ पे सेल भी हो रही है आखिरी, और सेल करने के बाद एक व्यक्ति यहाँ पे, ये है हमारे क्लाइंट, मतलब कस्टमर जिसको मैं सेल कर रहा हूं। आइए अब मैं बात करता हूं कौन कौन से ट्रांजेक्शन और इवेंट्स यहां पे घटित हुए, कौन कौन से ट्रांजेक्शन जो है हमने देखा कि हो रहे हैं इसमें। पहला मैंने क्या खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा सर, रॉ मटेरियल खरीदा। रॉ मटेरियल खरीदा एक ट्रांजेक्शन है या फिर पैसा दिया एक ट्रांजेक्शन है? सर रॉ मटेरियल खरीदना ही अपने आप में एक ट्रांजेक्शन है, पैसे की मैंने बात नहीं करी यहां पे, है ना। मैंने उधार भी तो लिया हो सकता है, पैसा नहीं दिया, तो क्या वो ट्रांजैक्शन नहीं, उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे? हाँ, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे, उसको भी हम रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने वो रॉ मटेरियल खरीदा, ये भी एक ट्रांजैक्शन का पार्ट है, किसी से हमने कुछ लिया है, समझ गए। फिर क्या हुआ सर कंपनी में हमने, मतलब फैक्ट्री में, बिल्डिंग में जो हमारी, हमने रुमाल बनाए, बनाने के लिए हमने 2 बंदे लगाए, उनको वेजेस जाएंगी क्या, दिहाड़ी दोगे वर्कर्स को, तनख्वाह, दिहाड़ी बेटा, दिन के पैसे दिए जाएंगे इनको, ये यूनिट के हिसाब से देंगे कि इतने प्रोड्यूस करोगे तो इतना पैसा मिल जाएगा। मान लीजिए आप 50 यूनिट बनाते हैं तो मैं आपको इसके 500 रुपीज दे दूंगा रुमाल के। सर मशीन में जो लगा है पावर, वो भी खर्चा है, मशीन में जो बिजली लग रही है, कंजम्पशन हो रहा है, वो भी खर्चा है, ठीक है।
इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जल रहे हैं, वो भी एक खर्चा है, उनको भी मैंने पे करना है, तो क्या वो भी मेरा एक्सपेंस हो गया, एक ट्रांजेक्शन हो जाएगा? हाँ जी सर। बिल्डिंग तो मैंने खरीदी हुई है, जब खरीदी थी ट्रांजेक्शन मान लिया, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह रहा। आइए, फिर रुमाल है, मैंने बेचने हैं रुमाल, तो उसको क्वालिटी चेक करवाया, इसकी सैलरी जाएगी, तो इसकी सैलरी जाएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का बंदा है, ये फैक्ट्री में काम नहीं कर रहा, इसकी सैलरी जाएगी, इन दोनों की सैलरी जाएगी और इनकी भी सैलरी जाएगी, तो 5 लोगों की मैं सैलरी भी दे रहा हूं, ये भी एक खर्चा हो गया। सर ये रेंट पे लिया था आपने सेलिंग डिपार्टमेंट, किस पे? रेंट पे। जब ये रेंट पे लिया तो ये रेंट जो मैं दे रहा हूं ये भी एक ट्रांजैक्शन हो गया। हां, फिर आखिरी में मैंने सेल किया है, इनको उधार दिया है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने अपने गुड्स को उनको बेच दिया। किसको बेच दिया? इनको बेच दिया। कौन है ये? ये हैं राजू, ये है राजू। हाँ, दुखी मत हो, गाना याद आया होगा तेरे को। ओए राजू प्यार मत करियो। ध्यान दे इधर, आ जाओ। तो राजू को जो सेल किया मैंने, तो राजू ये भी एक ट्रांजैक्शन हो गया। तो ये सारे ट्रांजैक्शन हम करते हैं अकाउंटिंग में। सर ये आपने इतनी सारी बातें क्यों बताई, क्या रिलेवेंस है इनका? कुछ समझाता हूं क्यों बताई, क्यों बतानी पड़ी मुझे ये सारी बातें। कि जब घनश्याम एंटरप्राइजेस से आपने माल लिया उधार, तो क्या एक ही बार लिया होगा? नहीं सर, बिजनेस तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है। मैंने एक बार रुमाल बनाए, फिर बनाने हैं, फिर बनाने, मार्केट की डिमांड अलग होगी तो मैं पैटर्न बदल दूंगा, लेकिन बनाने तो मैंने रुमाल है ना बार बार। तो मैंने घनश्याम एंटरप्राइज से 1 बार उधार लिया, 2 बार उधार लिया, 3 बार उधार लिया। तो अकाउंटिंग की जब मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं आपको, तो ये सारी चीजें अब आपको ध्यान में आएंगी। कैसे कैसे होगा? तो पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कोई ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं भाई साहब, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। जैसे ही मैंने रोल लिया घनश्याम जी से बोला, घनश्याम जी एक काम करो, घनश्याम जी एक काम करो, ये रोल जो है, ये रोल बेटा, ये रोल है, समझ जाओ, महसूस करो। नहीं लग रहा तो रजिस्टर लग रहा होगा, लेकिन महसूस करो तुम, क्या है ये? कपड़े का रोल है। ये कपड़े का रोल मैंने उनसे ले लिया, ट्रांजैक्शन हुआ, ट्रांजैक्शन हुआ है ना। ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया, घनश्याम जी से ये कपड़े का रोल लिया है, ये मैंने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया है, कर लिया। घनश्याम जी आए, घनश्याम जी आए, घनश्याम जी क्या कह रहे हैं? पैसे किधर हैं? पैसे, पैसे चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं घनश्याम जी से? घनश्याम जी पैसे तो नहीं है, उधार ले लो, कुछ दिनों के लिए उधार, एक काम करो, कुछ दिनों बाद मैं आपको पैसे भी दे दूंगा। और फिर मैंने क्या किया, दोबारा ऑर्डर कर दिया उनसे। ऐसे करते करते कंडीशन आई कि घनश्याम जी से पहले मैंने 5 लाख के गुड्स ले लिए, फिर मैंने 7 लाख के ले लिए, फिर मैंने 3 लाख के ले लिए, और घनश्याम जी पेमेंट मांगते रह गए। फिर मैंने उनको टुकड़ों टुकड़ों में पेमेंट करना चालू कर दिया। भाई साहब कितना कितना चालू कर दिया, आप बताओ मेरे साथ। मैंने उनको पहले दिया है 50,000 का पेमेंट, फिर दिया है 7,000 का पेमेंट, फिर दिया है 70,000, 70,000 का पेमेंट। अब मुझे बताइए, अकाउंटिंग क्यों कर रहे थे हम? हमको तय करना है कितना मुनाफा हुआ ईयर एंड पे, कितना प्रॉफिट हो रहा है। मैं जो चीजें बेच रहा हूं, क्या वो जो रतिराम अंकल बताए थे मैंने, रतिराम चाचा जो घर के बगल में दुकान चला रहे थे, वो क्या कर रहे थे इस रजिस्टर पे लिख के? क्यों लिख रहे थे? क्योंकि उनको प्रॉफिट असरटेन करना था कि सर प्रॉफिट कितना हुआ है। तो उसके लिए मुझे ये सारे, कितने देनदार हैं मेरे, कितने लेनदार हैं मेरे, मतलब कितने ऐसे लोग हैं जिनको पैसा मैंने देना है, कितने ऐसे लोग हैं जिनसे पैसा मैंने लेना है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं जानने के लिए? हाँ, अगर ये इंपॉर्टेंट है बेटा, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए कि अब घनश्याम एंटरप्राइजेस को कितना पैसा देना है, कितना पैसा देना है, और क्या देना ही देना है या किसी से लेना भी है। सर एक हुआ तो मैं रजिस्टर पे मेंटेन कर लूंगा, अगर एक से ज्यादा 50 हो गए, 60 हो गए, 100 हो गए, 2000 हो गए, तो कठिन हो जाएगा मेरे लिए, है ना। तो उसके लिए एक मेथड होगा पर्टिकुलरली। आइए मैं आपको दिखाता हूं अकाउंटिंग क्या कह रही है, अकाउंटिंग क्या कह रही है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, सब फटाफट फटाफट। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड डिसीजंस बाय यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। सर बहुत तेज पढ़ गए आप, बहुत तेज पढ़ गए बेटा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने आपको सारी बातें समझा दी, ऑलरेडी समझा दी। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ सुनना है। क्या क्या समझाया मैंने आपको? बोला सबसे पहले आइडेंटिफाई कर ले ट्रांजैक्शन क्या है। जब घनश्याम जी से, घनश्याम एंटरप्राइजेस से मैंने ये रोल लिया था, मैंने ये रोल लिया था, तो ट्रांजैक्शन हो गया था, हो गया ट्रांजैक्शन। अब मैं इसको रिकॉर्ड कब कर पाऊंगा?
मुझे पता होना चाहिए कितने का है, ये कितने का है, तो सर कितने का है, दिस इज फॉर हाउ मच, मतलब मैंने पूछना है कितने का भाई साहब, कितने का। तो जब मुझे पता चल जाएगी पैसों में इसकी वैल्यू कितनी है, मनी में इसकी वैल्यू कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, उसको रिकॉर्ड कर लूंगा, मेरे पास लिख लिया मैंने। क्या मुझे क्लासिफाई भी करना पड़ेगा कि इनसे मैंने पैसे देने हैं, इनसे पैसे मैंने लेने हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, बहुत तरह के खर्चे थे, वो भी मुझे क्लासिफाई करने पड़ेंगे, पैसा लेना है या देना है, बात समझ में आती है। तो क्लासिफिकेशन भी करूंगा क्या, हाँ, हर नेचर का क्लासिफिकेशन भी करना पड़ेगा, किस टाइप का अकाउंट है, पैसा लेना है या देना है, क्या होगा। क्यों कर रहा हूं क्लासिफिकेशन, ताकि ईयर एंड पे जाके सब समराइज कर सकूं कि इनसे पैसे लेने थे, इनसे देने थे, इतना मेरा खर्चा हुआ, इतना मैंने सेल किया और मेरा प्रॉफिट इतना हो गया। कितना प्रॉफिट, इतना हो गया। सर बहुत दुख की बात हुई, सर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया, सर लॉस हो गया, ये जितना भी मैंने रोल लिया था मेरे को अंदाजा नहीं पड़ा बिजनेस कैसे चलाना था और लॉस हो गया। अगर ये लॉस हो गया, अब आपको क्या करना है, बिजनेस कैसे चलेगा आगे, आपको रीजंस पता होने चाहिए कि लॉस क्यों हो गया, पता होना चाहिए ना। तो जब आपके फाइनल अकाउंट्स रेडी हो जाएं, जब आपको पता चल जाए कि कितना लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, तब आप उसको एनालाइज करेंगे ताकि आपका इंटरप्रिटेशन उसका सही हो सके। कैसे आप उसको समझोगे, एनालाइज करोगे, रीजंस एनालाइज करोगे, क्यों लॉस हो गया या प्रॉफिट हो गया, तो पर्टिकुलरली किस रीजन की वजह से हुआ है। तो अगर वो रीजन आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो आप आगे भी कंटिन्यू कर पाओगे उस प्रॉफिट को। हाँ, अगर लॉस के रीजन आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं प्रॉफिट तक कैसे पहुंचूं, ऐसा क्या कर दूं कि मेरे को प्रॉफिट होने लग जाए। वो करने के बाद फिर आप क्या करोगे, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करोगे। किसको कम्युनिकेट करेंगे सर, जो यूजर्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। सर यूजर्स कौन होते हैं, अच्छा किसके लिए रिलेवेंट है ये, किस किस के लिए रिलेवेंट है ये, तो कौन से ऐसे यूजर्स हैं, कौन से ऐसे यूजर्स हैं जिनको हम कम्युनिकेट करेंगे। आओ हम देखेंगे यूजर्स कौन कौन से होते हैं। सर आइए सर, यूजर्स देख लीजिए सर, यूजर्स कौन कौन से हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर कौन होते हैं, दो तरह के यूजर्स होते हैं। कितने तरह के, दो तरह के। आप खुशी हो गई, देखो आ जाओ। दो तरह के यूजर्स होते हैं। पहला इंटरनल यूजर्स, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठे लोग हैं वो कैसे यूज करते हैं इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को, और जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोग हैं वो कैसे यूज करेंगे, वो कैसे यूज करेंगे। सर दोनों में आइए देखते हैं कौन कौन होते हैं। पहला मैं बात कर रहा हूं ओनर की। ओनर कौन है सर, जो मालिक हैं, जो मालिक हैं, जिन्होंने बिजनेस चालू किया है, वो कह रहे हैं मैं इसका ओनर हूं, सबसे ज्यादा पैसा उन्हें लगाया। वो कैसे, उनको क्या जरूरत है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, उनको आप बताओ कैसे पता लगेगा, कैसे डिसीजन लेंगे कि बिजनेस को फैलाना है कि नहीं, प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, या मैं नुकसान में तो नहीं जाता जा रहा, या मेरा पैसा डूब तो नहीं रहा। कैसे पता चलेगा, उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता चलेगा जो मैं इस पूरे प्रोसेस से बनाने वाला हूं, मतलब अकाउंटिंग करके जो जनरेट करने वाला हूं इंफॉर्मेशन, उससे। सर मैनेजर्स का क्या रोल है, आपको मैनेजमेंट पता है, मैनेजमेंट क्या है, पूरे बिजनेस को एक प्रक्रिया से, एक प्रोसेस से चलाना सिस्टमैटिकली, दैट इज मैनेजमेंट। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इस बात पे ध्यान देते हैं कि जो आपका बिजनेस प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहे, एक तरह से चलता रहे, ठीक है। अब वो मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग में कितनी जरूरी चीजें हैं कि बगल में एक नया कंप्यूटर आ गया है सर, एक नया कॉम्पिटिटर आ गया है, वो क्या कर रहा है, वो सेम प्रोडक्ट बेच रहा है जो मैं बेच रहा हूं, वो क्या कम में बेच रहा है, हाँ। तो ऐसी कौन सी पॉलिसीज में अपनाऊं कि उससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मुझे मिल जाए, एज मिल जाए, ताकि मैं एक बेहतर कंप्यूटर या बेहतर सेल कर पाऊं, उससे बेटर एक ऐसी कंडीशन में आ जाऊं कि मैं ज्यादा सेल कर पाऊं, मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो। तो इसके लिए वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। सर एम्प्लॉयज कैसे कैसे यूज कर लेते हैं, एम्प्लॉयज का क्या रोल है। अच्छा चलिए मैं आपको बोलता हूं, मैं मालिक हूं कंपनी का, ठीक है। मैंने आपको वादा किया कि इस साल अगर आपने इतना अच्छा काम किया कि इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो मैं आपको आपकी सैलरी का 10-10% या 20-20% बोनस की तरह दे दूंगा अगर प्रॉफिट अच्छा हो जाता है तो। सर साल बीत गया और ईयर एंड पे एकदम उदासीन, बिल्कुल ऐसा उदास सा चेहरा लेके मालिक साहब ने आपसे कह दिया यार प्रॉफिट तो नहीं हो पाया यार, बिल्कुल बहुत लॉस में चल रही कंपनी, बहुत परेशानी हो गई। सुनाई दिया आपको, सुनाई दिया क्या कुछ। सर बहुत धीरे बोला, हाँ तो ऐसे ही उदास तरीके से तो बोलेगा वो, एक्टिंग भी तो यही चीज है बेटा। क्या बोलेगा, उदास तरीके से बोलेगा, कैसे यार प्रॉफिट नहीं हो पाया, प्रॉफिट हो ही नहीं पाया। तब क्या करेंगे एम्प्लॉइज क्या करेंगे, वो कैसे पहचानेंगे प्रॉफिट हुआ कि नहीं। उस टाइम वो अकाउंट जो उसने मेंटेन किए हैं वो बहुत रिलेवेंट होने वाले हैं।
जो अकाउंट्स मेंटेन किए हैं उससे ही पता चलेगा प्रॉफिट हुआ है कि नहीं, और अगर उसको प्रॉफिट हुआ है तो उसने बोनस देना पड़ेगा, उसने अनाउंस किया हुआ है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, एम्प्लॉय कैसे प्रूव करेंगे? एम्प्लॉय ऐसे ही प्रूव कर पाएंगे, सर आप देखो आपकी बुक्स में इतना प्रॉफिट दिख रहा है, हमको क्या बेवकूफ समझा आपने, हैं हमें क्या दिमाग नहीं है, तुम तो बेवकूफ समझो बिल्कुल, है बिल्कुल खाली लगता है। ऐसा नहीं कहेंगे, एम्प्लॉइज है ना, बोनस भी तो लेना है, लेकिन फिर भी वो सच्चाई कैसे बताएंगे, उस इंफॉर्मेशन से बताएंगे। ये हो गई सर अंदर की बात। सर और भी किसी तरह से एम्प्लॉय की एक और बात रह गई, सर वो एम्प्लॉय क्या करते हैं, एम्प्लॉय को सर ईपीएफ सुना है हमने, पीएफ सुना है, ऐसी बात भी सुनी है। कई सारे इसमें इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने एक बात नहीं बताई, हमको तो पता थी। वो क्या बात नहीं बताई, उन्होंने ये नहीं बताया कि ईपीएफ से किस तरह से यूटिलाइज करते हैं इंफॉर्मेशन। तो बेटा चलो सीख लो भाई मेरे, क्या करते हैं, एक गवर्नमेंट के पास हम क्या करते हैं, जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के हिस्से का कुछ पैसा गवर्नमेंट एक पेंशन फंड में डाल देती है, एक प्रोविडेंट फंड कहते हैं हम उसको, है ना, एक फंड में डाल दिया जिसपे वो इसको इंटरेस्ट भी देंगे, उसको कुछ पैसे का इंश्योरेंस भी दे देते हैं, और उस पैसे को बाद में उसके बुढ़ापे में पेंशन की तरह बांटते हैं। तो उस पैसे को, जो पैसा वो डिपॉजिट करता है, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, उसमें से एक हिस्सा, सैलरी का एक हिस्सा कौन देगा, एम्प्लॉय का काट लेगा, वो अपने पास रख लेगा, और किसको देगा फिर, वो गवर्नमेंट को। सर समझ नहीं आ रहा, आओ देखें। सर ये है कौन, ये है एम्प्लॉयर, सर ये है एम्प्लॉयर, ये है एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय का एक फंड जमा होना है, ये है एक फंड, ढेर है बेटा ये पैसे का, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। ये पैसा गवर्नमेंट के पास जमा करना है, क्यों जमा करना है, ताकि उसको इंटरेस्ट मिल सके, उसको कुछ बजट ऐसा मिल सके बुढ़ापे में, उसकी ऐसी मदद हो सके कि वो अपना जो बुढ़ापे वाला समय है वो प्यार से काट पाए, मतलब पैसे की कमी ना हो, दिक्कत ना हो। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम दे रखी कि आप प्रोविडेंट फंड में वो पैसा जमा कीजिए, आपको हम इंटरेस्ट भी देंगे, और उसके कुछ ऐसे रेगुलेशंस हैं कि मान लो कोई कर्जदार आ गया तुम्हारे गेट पे कि नहीं नहीं हमको चाहिए, तो बैंक से एफडी तो बेटा वो ले लेगा कि तुम्हारा ही पैसा है। पीएफ का पैसा कोई नहीं ले सकता, आदमी के जिसका पैसा है उसके अलावा उसको कोई नहीं छीन सकता। तो उस पर कोई लायबिलिटी भी नहीं बनती, मतलब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, कोई चार्ज नहीं बनता उस पर कि आप उसको दो किसी को। सर आओ, तो एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉय की सैलरी में से 30,000 रुपए में से 3,000 रुपए काट लिए, 3,000 रुपए काट लिए कि मैं आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट को जमा करूंगा, ये रूल है, ये रूल है, ऐसे ही करना होता है, एम्प्लॉयर को करना होता है। फिर 3,000 रुपए एम्प्लॉयर अपनी तरफ से भी मिलाएगा और 6,000 रुपए किसको, उसके फंड में डाल देगा। सर ये चीज देखी नहीं कभी, कोई नहीं, इतना सुनो आप, इतना सुनो, क्यों समझा रहा हूं वो समझो। पीएफ पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी हमको ना, ईपीएफ क्या चलता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, वो कैसे चलता, क्या होता, वो एक्ट है पूरा, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ जो सीखना है वो इसमें ये है कि इसका पैसा काटा है, एम्प्लॉय का पैसा काटा है किसने, एम्प्लॉयर ने। अब बताओ क्या प्रूफ है कि इसका 3,000 रुपया जो काटा था वो जमा कर दिया कि नहीं, या 3,000 रुपया इसने जो है इसके हिस्से का वो जमा कर दिया कि नहीं, कैसे पता लगाओगे? हर महीने एक रिटर्न जाएगा, हर महीने कुछ पैसा जमा किया जाएगा, तो जब ये जमा किया जाएगा तो ये कैसे पता लगेगा नहीं किया है कि नहीं? अगर नहीं किया तो नुकसान किसका होगा, एम्प्लॉय का। तो वो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता कर सकता है कि पीएफ का पैसा मेरे हिस्से का जो एम्प्लॉयर ने काटा वो क्या जमा किया है कि नहीं। अगर जमा किया है तो ठीक। तो इस तरह से भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच भी। सर आओ एक्सटर्नल यूजर पे आ जाइए। एक्सटर्नल यूजर्स, सर इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, इन्वेस्टर्स, लेंडर्स, सप्लायर्स, कस्टमर्स, टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट ऑडिटर और पब्लिक। इन्वेस्टर्स कैसे करते हैं सर? इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एक ही तरह से देखते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। कैसे? मैं 4 साल से बिजनेस कर रहा हूं, 4 साल से मैंने बिजनेस कर रहा हूं, पर ईयर मेरे को नुकसान होता है, पर ईयर नुकसान होता है, लॉस में हूं। फिर मैं किसके पास चला गया? मैं मेरे फादर के पास गया, पापा 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 मुझे कुछ पैसे दे दो, पापा कुछ पैसे दे दो। क्यों दे दें बेटा? पापा ये मुझे बिजनेस में लगाने हैं। बोले अब तक कितने लगा दिए? पापा 50 लाख। उनका क्या हुआ? वो डूब गए। अब पापा की हिम्मत है? भाई मेरे फादर तो नहीं देने वाले, आपके देंगे? देंगे आपके? नहीं, किसी के फादर नहीं देंगे। ऐसे ही इन्वेस्टर्स का कहना है कि अगर तुम डूब ही रहे हो तो मेरा भी डुबा दोगे।
तो अगर तुमको मैं इन्वेस्ट करूं तुम्हारी कंपनी में तो क्या देख के करूं कि तुम कुछ अच्छा करने वाले हो, कितना पोटेंशियल है, या फिर अभी तक कितना कर लिया है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कितनी रिलेवेंट होगी उस वक्त। बैंक लोन देता है सर, कैसे देता है बैंक लोन? बैंक लोन देखता है कि तुम लौटाने में कितने समर्थ हो, पैसा वापस दे पाओगे। तो कैसे दे पाओगे पैसा? अगर तुम कमा ही सही से नहीं रहे, तुम्हारा प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तुम पैसा वापस नहीं दे पाओगे। अगर तुम्हारे पास साधन नहीं है लौटाने का तो तुमको लोन भी नहीं मिलेगा। तो वो कैसे चेक करेंगे तुम्हारी क्रेडिट वर्दीनेस? वो तुम्हारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से चेक करेंगे। बात समझ में आती है सर? इसके अलावा सप्लायर्स, उधार अभी मैंने किससे लिया था? घनश्याम एंटरप्राइजेस से उधार लिया था। घनश्याम एंटरप्राइजेस क्यों मेरे को राजी हो जाएगा उधार देने के लिए? वो क्या देखेगा कि भाई इनका रोटेशन कितना है मनी का, हर 3 महीने में इतना स्टॉक बेच देते हैं, ये हर 1 महीने में बेच देते हैं। जितना मैं इनको माल सप्लाई कर रहा हूं 1 महीने में तो वापस आ जाएगा सर। तो मैं फायदे में हूं। मैं किसमें हूं? मैं फायदे में हूं। और अगर मैं फायदे में हूं तो मैं किसी को माल देने में हिचकिचाऊंगा नहीं। मैं कहूंगा कि नहीं, स्टॉक आप लेते जाओ, गुड्स आप लेते जाओ। आप तो भाई साहब सेल करो, क्यों आप पीछे मुड़ के देखते? भाई साहब आप सेल करो। अच्छा, व्यवहार में अंतर आ जाता है लोगों के। अगर आदमी को दिख रहा है ना फायदा है, तुरंत बोलता है अरे भाई साहब आप चक्कर में पड़े, पैसे वैसे का होता रहेगा, पैसे वैसे का होता है, आप तो सेल करो। तो ऐसी कंडीशन कब आएगी? जब आप देखोगे कि हमारी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत हाई है, तो सप्लायर्स भी आपको आगे बढ़ के क्रेडिट देने को, मतलब उधार देने को रेडी हो जाएंगे। उनको कैसे पता चलेगा? आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या? वो अकाउंट जो आप बना रहे हो, जो हिसाब किताब आप लिख रहे हो ना, उसकी बात हो रही है। आइए, कस्टमर्स कैसे करते हैं? मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास ऐसी एक ही कंपनी है मेरे मार्केट में जो शर्ट बेचती है। शर्ट, केवल शर्ट वही बनाती है, वही बेचती है, और कोई है ही नहीं। उसने कहा एक काम करो, ये 6000 में शर्ट ले जाओ। और मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ज्यादा पैसे बोल रहे हैं, इतने की इसकी वैल्यू नहीं है यार, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तो क्या करूंगा मैं? क्या करूंगा? कितने की इनको कॉस्ट पड़ रही है, मेरे रिलेवेंट हो गया कि नहीं, पता करना पड़ेगा। मैंने गवर्नमेंट में एक शिकायत कर दी कंज्यूमर फोरम में कि काम कीजिए, ये देखिए ये कंपनी हमसे मोनोपोली के चलते बहुत ज्यादा पैसा ले रही है, जबकि इसकी वर्थ ही नहीं है, इतनी तो चीज नहीं दे रही है जितना ये पैसा ले रही है। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कैसे आइडेंटिफाई? गवर्नमेंट देखेगी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कितने का इनको पर यूनिट पड़ रहा है, कितने का ये सेल कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि नाजायज फायदा उठा रहे हो लोग, वहां पे इनका और कोई कंप्यूटर नहीं है इस चीज का। तो वो पॉलिसीज भी गवर्नमेंट मॉनिटर कब कर पाएगी? जब उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जब वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर वो कहेंगे सर इनको 5 की पड़ रही है, 5500 की ही पड़ रही है, तो 500 रुपए का मुनाफा वो कमाएंगे फिर। तो वो चीज वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे। कैसे कर सकेंगे? जब उनके पास वो इंफॉर्मेशन होगी। सर टैक्स अथॉरिटीज समझाने की जरूरत नहीं लग रही मुझे। क्यों? क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज सही प्रॉफिट पे टैक्स कलेक्ट करेंगे आपसे, सही प्रॉफिट पे टैक्स कलेक्ट करेंगे। और अगर आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सही है, मतलब आपने अकाउंट सही तरह से मेंटेन किए हैं, तो वो उसी पे आपसे टैक्स ले लेंगे। और अगर आपने गड़बड़ करी है तो वो चेक भी करेंगे, और वो आपके जो एक्चुअल प्रॉफिट आएगा सही वाला, उस पर ले लेंगे। गवर्नमेंट हो गया सर। ऑडिटर्स क्या करते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चेक करते हैं और देखते हैं इसमें कोई लूपहोल तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलती हम कर रहे हो और वो किसी के पकड़ में नहीं आ रही, या हमने जानबूझ के कुछ ऐसा फ्रॉड किया जो किसी के पकड़ में नहीं आ रही। तो ऑडिटर्स आके उसको चेक करते हैं। तो उनके लिए अकाउंट्स बहुत रिलेवेंट हैं। सर पब्लिक कैसे करेगी? तो आओ, मैं पब्लिक के लिए क्या यूजफुल है सॉरी, पब्लिक के लिए। अच्छा, पब्लिक के लिए कैसे यूजफुल होगा? ये सोसाइटी से ही बिजनेस चल रहा है, सोसाइटी से ही बिजनेस चल रहा है। मतलब ये सोसाइटी जिसमें मैं रह रहा हूं, इसी से मैं सारा रॉ मटेरियल ले रहा हूं। क्या ये पेड़ पौधे मेरे लिए बराबर काम कर रहे हैं? हाँ। यहां के जो लोग हैं वही मेरे लिए काम कर रहे हैं? हाँ। यहां की जमीन में यूटिलाइज कर रहा हूं, यहीं पे गुड्स को बेच भी रहा हूं, पैसे भी कमा रहा हूं। तो ये सोसाइटी मेरे लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन मैं सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा हूं क्या? तो मेरी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं। मैंने मान लीजिए कहा कि मैं अपने प्रॉफिट का 2% गरीबों में पढ़ाई के लिए बांट दूंगा। सुना सुना लग रहा है सर? सर सुना सुना लग रहा है? सुना सुना लग रहा है तुमको? हाँ, एक ही को लग रहा सुना सुना, बाकी किधर थे? अब टीवी भी नहीं देख रहे सर, टीवी भी नहीं देख रहे। टीवी में आपने एक ऐड देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। आओ ऐड देखते हैं। का हाथ नहीं बटा पाऊंगी, बापू का खाना भी नहीं ले जा पाऊंगी, क्योंकि मेरी जिद है आज से मैं स्कूल जाऊंगी। पर स्कूल है कहाँ? जहाँ विद्या इतने कदम बढ़ा रही है,
एक कदम आप भी बढ़ाइए। बस खरीदिए इनमें से कोई भी एक पीएनजी प्रोडक्ट और उसका एक हिस्सा ईंट दर ईंट स्कूल बनाने के लिए काम आएगा। पिछले साल भी आप ही की मदद से शिक्षा ने भारत में कई स्कूल बनाए। इसी तरह योगदान देते रहिए, आखिर पढ़ेगा इंडिया। तभी तो बढ़ेगा इंडिया। अच्छा, कंपनी का नाम बताया, क्या समझ में आया? प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएनजी, हेड एंड शोल्डर उसका वो होता है, शैम्पू आता है, इस तरह की प्रोडक्ट बनाती है। एफएमसीजी प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे एचयूएफ है हमारे यहाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, तो वो क्या बनाते हैं ऐसे प्रोडक्ट। तो उसने कहा कि हम एक हिस्सा इसका प्रॉफिट का एक हिस्सा किस में दे देंगे? गरीबों में दे देंगे। किस लिए? पढ़ाई के लिए दे देंगे। तो सोसाइटी के प्रति उसका कोई कर्तव्य था तो जो उसने निभाया। तो ऐसे पब्लिक को भी मतलब होता है कि कितना कितना प्रॉफिट का कितना परसेंटेज ये बांट रहे, कितना परसेंटेज ऐसे गुड डीड्स में, मतलब ऐसे अच्छे कामों में यूज कर रहे हैं जो इनको करना चाहिए सोसाइटी के लिए। बात समझ में आती है? तो यहां पे आप क्या समझ होगा, ये टॉपिक खत्म हो गया। क्या है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कौन है, कैसे कैसे उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को वो यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? आइए हम वापस पहुंचते हैं बिजनेस पर। सर ये वापस हम बिजनेस पर आ गए। अब जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा था सेम एग्जाम्पल चलेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं है। घनश्याम एंटरप्राइजेस से मैंने कुछ लेन देन किया था। घनश्याम एंटरप्राइजेस क्या खरीदा था? उधार माल खरीदा था। अगर ये एंटरप्राइजेस का मालिक पकड़ लेता हूं मैं तो इसको घनश्याम, तो घनश्याम जी से जब मैंने उधार माल खरीदा, मेरा ट्रांजैक्शन था, मैंने रिकॉर्ड किया, ट्रांजैक्शन को मैंने रिकॉर्ड किया है। तो मुझे अब ये सिर्फ बताइए कि क्या बन गए ये मेरे, क्या कहलाएंगे, क्या बन गए? किसी से मैंने उधार लिया, क्रेडिट फैसिलिटी यूज करी, तो क्या कहलाएंगे? इधर क्या कहलाएंगे मेरे? क्रेडिटर्स। देखिए जवाब आया है क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इन्होंने मुझे क्रेडिट पे कोई चीज दी है, सिंपल, गुड्स दिए हैं। सर क्या सिर्फ गुड्स दिए तभी हम बात करेंगे क्रेडिटर की, या कोई भी चीज दी है तो क्रेडिटर बन जाएंगे? नहीं, सबसे रिलेवेंट पॉइंट क्या है कि अगर इन्होंने मुझे गुड्स दिए हैं तो ही मैं इन्हें क्रेडिटर बोलूंगा। तो ये क्रेडिटर हो गए हैं मेरे घनश्याम जी। मेरी बुक्स में, बुक्स मतलब बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिन किताबों में अपना खाता मेंटेन कर रहा हूं, अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं, वो क्या है? वो है, ये क्या है? ये जो मैं लिख रहा था यहाँ पे, या रतिराम अंकल चाचा लिख रहे थे इस पे, जो लिख रहे थे रतिराम चाचा, वो क्या कर रहे थे? ये उनके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी। ऐसी मेरे पास भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। सर क्या वो बुक्स में ही लिख रहे हो आप? हाँ, अगर वो बुक्स में लिख रहा हूं तो ठीक है, नहीं तो जो मैं लैपटॉप में रिकॉर्ड कर रहा हूं, सॉफ्टवेयर पे रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो गए। बात समझ में आती? तो अगली बार मैं बोलूं मेरी बुक्स में मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। आइए सर ये क्रेडिटर बन गए मेरे, ये क्रेडिटर बन गए, तो क्या करूं मैं? इनसे पैसा ले लूं? नालायकों, क्रेडिटर हैं, इनको पैसा देना है, इनसे तो क्रेडिट फैसिलिटी ली है, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटी ली है। तो मैंने क्या किया? इनसे गुड्स ले लिए। अब इनको पैसा देने की बारी आई तो मैंने इनसे कहा कि सर एक काम करो, पैसा मत लो, 2 महीने बाद दे दूंगा, 2 महीने बाद पैसा दे दूंगा। और घनश्याम एंटरप्राइजेस के जो मालिक थे वो मान गए, उन्होंने देखा बहुत अच्छा इनका व्यवहार है, एक काम करो पैसा मत लो, पैसा 2 महीने बाद दे देंगे। तो अब तक जब तक वो 2 महीने पैसा नहीं देता तक मेरी बुक्स में वो किस नाम से दिखेंगे? सर वो क्रेडिटर के नाम से दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्रेडिटर की फैसिलिटी, क्रेडिट की वाली फैसिलिटी मैंने उनसे ली है, गुड्स लिए हैं उनसे क्रेडिट पे। बात समझ में आती है? ठीक है सर, यहीं अगर मैंने किसी को सेल किया होता, जैसे कि मैंने किसको? राजू को सेल किया था, तो अगर राजू को मैंने सेल किया है, राजू को मैंने सेल कर दिया, तो राजू मेरे क्या बन गए? राजू क्या बन गए? राजू से अब क्या पैसा मिलना रहेगा? हां, तो राजू को मैं अपना, मतलब एक तरह से वो कर्जदार हो गया ना मेरा, मतलब उससे मैंने कुछ पैसा लेना है ना वापस। तो जब मुझे उससे पैसा लेना है तो मैं उसको क्या कहूंगा? यहां जो वर्ड यूज किया जाता है, जिसको गुड्स दिए जाएंगे क्रेडिट पे और उससे पैसा मिलना होगा, सेल किया है मैंने, तो वर्ड्स यूज होगा डेटर। डेटर क्यों? क्योंकि उस पर एक ऋण है मेरा, डेट है मेरा, तो मैं उससे क्या लूंगा? उसको बोलूंगा मैं डेटर बोलूंगा। सर और क्या? और क्या? सिर्फ डेटर बोल देंगे और कैश में दे दिया तो रिकॉर्ड करना जरूरी है? अच्छा ये बहुत सवाल है लोगों का
कि हम क्यों हम रिकॉर्ड करते हैं, क्यों हम नाम लिखते हैं? सबका नहीं लिखते, किसी किसी का लिखते हैं। जिनको कैश में पेमेंट करते उनका नहीं लिखते। अच्छा एक बात बताओ आप, जिससे रजिस्टर ले लिया मैंने, जिससे रजिस्टर मैंने ले लिया है, इस रजिस्टर वाले को मैं कब तक याद रखूं? पैसा दे आया, मैं परसों लेके आया था इसको, मुझे याद नहीं कौन सी शॉप से लिया था, मुझे याद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसा तभी दे दिया। क्या उसका मेरा कोई रिश्तेदारी है? क्या मैंने आगे उससे कोई संबंध निभाना है? हाँ, अच्छा व्यवहार रखना है वो ठीक है, कोई संबंध निभाना है, मुझे नाम याद रखना उसका जरूरी है क्या? कोई हिसाब में लेना है उसको? नहीं। क्यों नहीं लेना सर? क्योंकि मेरा उसका लेन देन तभी खत्म हो गया, तभी मैंने खत्म कर दिया, उसका मेरा लेन देन खत्म हो गया। अब मुझे उसका नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भाई तेरे से पैसे लेने हैं मैंने, मोनू एक काम करो, ऐसा रख लो जिससे मैं ले सकता हूं। तो मोनू नाम कैसा है जिससे मैं पैसे ले सकता हूं? अगर तुमको मजनू भाई कह दूंगा तो मेरी औकात है लेने की? नहीं है। तो मतलब तुमसे पैसा लेना है तो भाई मोनू तेरे से पैसा मैंने लेना है, तो मुझे याद रखना पड़ेगा किससे लेना है। तो मोनू को मैं नाम लिख के रखूंगा। क्यों? क्योंकि अब उससे पैसा लेना है, क्योंकि उसको कुछ उधार दिया होगा मैंने, तभी उससे पैसा लेना है, तो उसको मैं याद रखूंगा। अगर उसने मुझे तभी के तभी पैसा दे दिया होता तो उसको रिकॉर्ड करता क्या मैं? नहीं करता। उसका नाम रिकॉर्ड नहीं करता, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता, नाम रिकॉर्ड नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसका मेरा वास्ता खत्म जी, मेरे पैसे आ गए, मेरा आपसे कोई लेन देन नहीं है, सरोकार नहीं है, आप अपने घर में अपने घर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो जिन लोगों को सवाल रहता है कि सिर्फ नाम से क्यों रिकॉर्ड करते, तो उनको जरूर रिकॉर्ड करेंगे जिनसे पैसा लेना है। सर उनके खाते भी बंद कर देंगे क्या? हाँ, अगर उनसे पैसा आ गया तो अब छुट्टी, अब क्या आगे वो रिकॉर्ड रहेगा? नहीं, उसका नाम हम मिटा देंगे, खत्म कर देंगे सर, अकाउंट क्लोज कर देंगे। अभी मिटा देंगे बोला, जिनको बहुत लोगों को तकलीफ हो गई, मिटा देंगे। ठीक है, जो स्टार्ट कर रहे हैं तो मिटा देंगे समझ लो आप, लेकिन मैं कहता हूं बाद में उनका खाता हम क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। सर हो सकता है कि मेरे मन में पाप आ जाए, हो सकता है 2 महीने बाद मेरे मन में पाप आ जाए और मैं कह दूं कि पैसे नहीं देने। घनश्याम एंटरप्राइजेस से 2 महीने बाद का वादा था, अब मैं वो वादा तोड़ रहा हूं, वो पैसे नहीं देने मैंने। हो सकता है, अरे नहीं क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है मेरे मन में पाप आ सकता है, कल को मुझे नहीं देने उसको पैसे। अब अगर उसको पैसे नहीं देने तो क्या वो माथा पकड़ के रोएगा कि यार इससे अच्छा कोई इससे कुछ डॉक्यूमेंट ले लेते, कुछ लिखित में ले लेते, तो आज इस पर कुछ क्लेम तो कर पाता मैं, या उसी वक्त कुछ हो जाता, आज कम से कम ये भुगतना नहीं पड़ता, ये दिन नहीं देखना पड़ता। है राम, बहुत दुखी, इतना दुख। तो बेटा इस दुख से भी बचा जा सकता है, कोई तरीके हैं कि इस दुख से बचने के? हो सकता है कि वो कह देता भाई साहब एक काम करो, एक कागज ले लो, एक कागज ले लो, इस पे मुझे लिख के दे दो। अगर घनश्याम जी थोड़ा सा भी समझ जाएंगे कि मैं दगा करने वाला हूं बेटा, धोखा दूंगा मैं आगे चल के, तो धोखा देते वक्त उनको ये समझ में बाद में आया या पहले प्रिकॉशंस ले लें? पहले ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कागज ले लो, इस कागज पे मुझे लिख के दे दो बेटा। बेटा नहीं, घनश्याम जी नाम भी ऐसे लग रहा, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई बात नहीं, बेटा भी कहेंगे तो चलेगा। तो अगर एक काम करो, कागज पे लिख के दे दो, कागज पे लिख के दे दो। क्या लिख के देंगे? कागज पे वो लिखेंगे, वो लिख के देंगे इस कागज पे कि जो मैं मेरा नाम लिख देंगे गगन, कि गगन जी से मुझे इतने पैसे 2 महीने बाद इस तारीख को मिलने हैं, 1 लाख रुपए के मैंने इनको गुड्स दिए हैं, उन्होंने इसमें सारा वादा लिख दिया। अब किससे एक्सेप्ट कराएंगे वो पैसे? किसको देने? मैंने देने। तो मेरे उन्होंने आज साइन ले लिए, बेटा मेरे साइन ले लिए भाई, कि भाई ये यहां पे मैंने इनको क्या देना है? पैसे देने हैं। किस तारीख को देने हैं? 2 महीने बाद देने हैं। अब ये कागज क्या बन गया? ये कागज क्या है? बहुत समझदार लोग हैं इसमें, भीड़ में फटाफट बोल देंगे, बोलो बेटा, बोलो क्या है ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये है बिल ऑफ एक्सचेंज। एक बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम किसी को पैसा देने का वादा कर सकते हैं। क्या ये लीगल इंस्ट्रूमेंट है? हाँ जी, लीगल इंस्ट्रूमेंट है। इसके बहुत सारे और भी ट्रीटमेंट है जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसको आप एक नोट की तरह मानो कि वादा था, ठीक है? तो वादा उन्होंने कर दिया, ये मेरे से वो लिखवा के अपने पास ले गए, ये उनके पास है, ये तब से उनके बिल्कुल करीब रखा हुआ है। 2 महीने उन्होंने ऐसे दिल से लगा के इसको रखा, और 2 महीने बाद वो जाके बोले एक काम करो अब दे दो पैसा। क्या मुझे बिल डिसऑनर होगा क्या? अगर मेरे पास नहीं है, नहीं दे सकता, डिसऑनर होगा। फिर वो मेरे पे क्लेम भी कर सकते हैं कि इनका वादा था, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं तो समझदार हूं, मैं पहले ही दे दूंगा। क्या दे दूंगा? कि भाई ये बिल आया, ठीक है, काम करो, इसको खत्म करो, पैसे ले जाओ, जय माता दी, ठीक है? लेकिन सवाल यह है कि सर ये 2 महीने जो आप कटे, 2 महीने जो बीत गए, जब बिल दिया तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? रिकॉर्ड कैसे करेंगे? कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अब क्या है, वो मेरे क्रेडिटर थे,
सर वो क्रेडिट तो तब तक थे जब तक बिल नहीं दिया था, अब बिल दे दिया तो क्या, अब मैं क्या उनका नाम लिखूं? नहीं, मैंने बिल दे दिया है, मैंने बिल दे दिया है। अच्छा, इस बिल को क्या वो कहीं से डिस्काउंट भी करा सकते हैं क्या? डिस्काउंट करा सकते हैं क्या? सर मीनिंग ही समझ नहीं आया मुझे तो, डिस्काउंट करा सकते का क्या मतलब? देखो क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज की आपको एक बात बताता हूं, नेचर बताता हूं क्या होता है इधर। तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि मैंने किसी से लिया, मतलब मान लो घनश्याम, अब तुम मुझे मान लो कि भाई मैंने किसी से पैसे मिलने थे, मैंने उसके नाम का एक वो लिखा लेटर, उससे साइन कराया, एक्सेप्ट करवा लिया कि मिलेगा। अब 3 महीने बाद मैं उससे पैसे लूंगा, 3 महीने बाद। सर आपने टर्म चेंज कर दिया, ये अलग एग्जाम्पल है बेटा। ये तीन महीने बाद मैं उससे पैसे लूंगा, 3 महीने से पहले अगर मुझे जरूरत पड़ गई है कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो इस बिल को मैं बैंक में भी दे सकता हूं। ये बिल को मैं बैंक में भी दे दूंगा। क्या कह दूंगा, एक काम करो, उसमें से मुझे 1 मिलने थे 3 महीने बाद, तुम मुझे 95,000 मतलब 95,000 दे दो, 95,000 दे दो। वो 5,000 रुपए क्या है, वो 5,000 रुपए बैंक का कमीशन है, वो जो इनकम कमाएगा। किस लिए? उसने तुमको इतनी सुविधा दी है ना कि आप 3 महीने बाद का पैसा आज ले रहे हो। वो रिस्क भी ले रहा है, सब कुछ है कि नहीं, और वो जाके कलेक्ट भी करेगा, वो सर्विस भी दे रहा है तुमको, तो उस सारी चीजों का उसको इनकम चाहिए, तो 5,000 ऐसा इनकम रख लेगा। तुमको आज कितने पैसे मिल जाएंगे इस बिल के बदले? इस बिल के बदले तुमको मिल जाएंगे 95,000। तो अब बताओ, अब तुम्हारे पास से घनश्याम आएगा पैसे लेने? नहीं आएगा। घनश्याम नहीं आएगा तो घनश्याम के नाम से अकाउंट रिकॉर्ड करके फायदा है क्या? नहीं। हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे? हम नाम दिखेंगे बिल का। इस बिल को पहचानते हैं अब हमारे लिए घनश्याम जी कोई नहीं रह गए, हमारे लिए बिल रह गया। अब चाहे घनश्याम जी आ जाएं, चाहे 3 महीने बाद मेरे पास 2 महीने बाद बैंक आ जाए, बैंक भी आया तो बैंक को पैसा मेरे को देना पड़ेगा, पूरा देना पड़ेगा जो लिखा है। हाँ जी, पूरा देना पड़ेगा। बात समझ में आती है? तो चलो अब इसको मैं रिकॉर्ड करूंगा किस नाम से? ये एक कागज था, इसको मैं कहता हूं बिल। तो मैं बिल ऑफ एक्सचेंज है तो मैं इसको कह रहा हूं बिल्स पेबल कह रहा हूं सर, बिल्स पेबल। मतलब अगर ये बिल है तो ये बिल पेबल। क्यों पेबल? क्यों? क्योंकि पैसा पे करना है, क्योंकि पैसा पे करना है। अगर पे करना है तो मैं इसको बिल्स पेबल कहने वाला हूं। ठीक है सर, बिल्स क्यों? और भी तो होंगे। ठीक है सर, ऐसी डेटर के केस में भी हो सकता है क्या? डेटर के केस में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेम केस बनेगा। अभी मुझे किसी से किसी को पैसे देने थे, अभी मुझे किसी से पैसे मिलने हैं, तो फिर मैं करूंगा समझदारी। देखो घनश्याम जी बेवकूफी कर गए, पहले उन्होंने मेरे से साइन नहीं कराया तो उनको भुगतना पड़ा, लेकिन मैं तो समझदार हूं। तो अगर मैं समझदार हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले के पहले ही एक बिल बनाऊंगा, ड्राफ्ट कर दूंगा। बिल रेडी किया और बोला कि भाई साहब 3 महीने बाद पैसे दे देना, तुम एक काम करो साइन भी कर जाओ। तो ये जो राजू था ना, राजू को मैंने क्रेडिट सेल किया था, वहीं बोल दिया राजू जी आइए साइन करके जाइए, इधर आइए साइन करके जाइए। अगर आप साइन नहीं करोगे तो मैं आपको गुड्स नहीं देने वाला। तो उसने ये साइन किया। अब मैं क्या उसको डेटर रिकॉर्ड करूं? बताओ। तो ये बिल में कहीं और से भी तो डिस्काउंट करा सकता हूं। क्या मैं ये बिल बैंक को दे सकता हूं? हाँ, लाओ पैसे दे दो। हाँ जी, पैसे दे देंगे वो। तो अब ये जरूरी है कि मैं जाऊंगा उसके पास? नहीं, बैंक भी जा सकता है। तो मेरे लिए वो क्या है? मेरे लिए अल्टीमेटली वो बिल है जिससे पैसा मिलना है। चाहे मुझे वो पैसा दे दे, चाहे मैं बैंक से पैसा ले लूं, मेरे लिए बिल है। जब तक मेरे लिए सिर्फ बिल है तो मैं उसको डेटर नहीं मानूंगा। डेटर तो मानता पहले। अब मैं राजू के नाम से नहीं डालूंगा, अब मैं उसको लिख दूंगा बिल्स रिसीवेबल। सर बिल्स रिसीवेबल, रिसीवेबल क्यों? क्योंकि मुझे मिलना है, क्योंकि मुझे मिलना है, पैसा मिलना है किसी से, तो मुझे ये क्या हो गया मेरे लिए? बिल्स रिसीवेबल। अच्छा सर, अब एक बात बताओ मुझे आप, ये दोनों का नेचर क्या है? सर कौन दोनों का नेचर? बिल्स पेबल का और क्रेडिटर का नेचर क्या है? क्या ये दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिसपे मुझे पैसे देने हैं? मिलने तो नहीं है ना, क्रेडिटर को भी पैसे ही देने थे और बिल भी है तो भी पैसे ही देने हैं बिल्स पेबल में। तो दोनों केस में ये क्या हो गया, मेरा ऐसी चीज हो गई जिससे मेरे को पैसे देने हैं। और दोनों को मिला के मैं क्या कहूंगा? दोनों को मिला के मैं कह देता हूं ट्रेड पेबल। मतलब बिजनेस के दौरान पे करने वाले कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन जो मुझे ऊपर एक कर्ज की तरह बने हुए हैं। तो मैंने क्या कह दिया इनको? ट्रेड पेबल्स कह दिया। सर ऐसे ही आप क्या राजू और बिल्स पेबल को भी कोई नाम दे दोगे? हाँ, ये राजू और बिल पेबल, राजू मतलब डेटर, डेटर और बिल पेबल, बिल रिसीवेबल मिला के मैंने बिल पेबल कह दिया, फिर से ध्यान से, बिल्स रिसीवेबल। तो राजू मतलब डेटर
और बिल्स रिसीवेबल मिला के मैं उनको कहता हूं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, बात समझ में आ रही है ये? सर आइए मैं बुक से दिखा देता हूं आपको। मैंने आपके लिए एक बहुत बढ़िया चार्ट बना रखा है, इसको भी समझेंगे। आइए, मैंने क्या कहा था, अकाउंटिंग किसकी होती है सर? बिजनेस ट्रांजैक्शन की। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? आइए सर, बिजनेस ट्रांजैक्शन वो है एक परचेज या सेल ऑफ गुड्स, बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गए। ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जिससे मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ रहा हो, किसमें? फाइनेंशियल पोजीशन में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो भी क्या हो गए? वो हो गए बिजनेस ट्रांजैक्शन। बात समझ में आती? सर बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन से होंगे? परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। और गुड्स क्या होते हैं? हाँ, क्वेश्चन लगातार मिलेंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया, परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स। तो मैं कहता हूं गुड्स क्या होते हैं? गुड्स समझा दो मुझे कोई। क्या ये मेरे गुड्स हैं? फोन मेरा गुड्स है क्या मेरे लिए? बोलते जाओ, जवाब देना पड़ेगा। एसी लगाया बेटा, एसी, एसी मेरे लिए गुड्स है क्या? आधे हाँ कह रहे, आधे ना कह रहे। जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, आंसर है ये, जिस चीज में मैं डील कर रहा हूं, मतलब अगर मेरा बिजनेस फोन का है, अगर मेरा बिजनेस फोन का है, फोन खरीदता हूं, फोन बेचता हूं, ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं फोन की, तो मेरे लिए फोन क्या है? मेरी मोबाइल क्या है? मोबाइल फोन मेरे लिए क्या हो गए? गुड्स हो गए। क्यों? क्योंकि मैं इसी में डील कर रहा हूं, इसी में डील कर रहा हूं, ये मेरे लिए गुड्स हो गए। ये मैं किसी से खरीदूंगा उधार पे तो मैं, वो मेरे लिए क्या बनेगा? क्रेडिटर। ये किसी को बेचूंगा उधार पे तो वो मेरे लिए क्या बनेगा? डेटर। ठीक है, अब बताओ, साथ के साथ फोन का बिजनेस है मेरा, लेकिन मैंने खरीदा है एसी, मैंने एसी खरीद लिया। अब बताओ एसी गुड्स है क्या मेरा? एसी गुड्स है क्या सर? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि उसमें मैं डील नहीं करता, और एसी एज अ फिक्स्ड एसेट है मेरा, एक एसेट। सर एसेट क्या होते हैं वो थोड़ी देर में बताएंगे, या नेक्स्ट लेक्चर में जाएगा, एसेट पे भी बात करेंगे। लेकिन ये गुड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा उसमें प्राइमरी बिजनेस नहीं है, मैं उसमें डील नहीं कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैंने एसी खरीदा उधार पे तो क्या मैं, वो मेरा क्रेडिटर बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा, क्योंकि एसी मेरे गुड्स नहीं है। ठीक है, बात यहां तक समझ में आती है? सर गुड्स की बात हो गई। अगर मैंने, अब देखो चार्ट देखो, आपके लिए बड़ा सुंदर बनाया हुआ, कलरफुल। तो चार्ट में क्या है कि एक आदमी भागा भागा जा रहा है कि सर कुछ खरीदना है, कुछ खरीदना है, कुछ खरीदना है। वो उसने जाके गुड्स खरीद लिए, गुड्स खरीद लिए, परचेज हो गई सर, परचेज। परचेज के बगल में माइनस लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न। वो क्या है? परचेज रिटर्न क्या है? बहुत सारे बच्चों को तो पता ही होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि मैंने फोन लिए थे, अभी मैंने बताया फोन का बिजनेस है मेरा, फोन लिए थे मैंने 5000, उसमें से 200 ऐसे निकले जो डिफेक्टिव हैं, चालू ही नहीं हो रहा बेटा, बैटरी भी नहीं है, बैटरी भी नहीं है उसमें, चालू नहीं हो रहा, डिफेक्टिव है। लौटा दूंगा क्या? या अपनी जेब से खर्चा बेयर करूंगा? लौटा दूंगा। तुरंत कहूंगा भाई साहब क्या भेज दिया आपने यार, ये 200 खराब है, एक काम करो 200 बदल के भेज दो। या वो कहेंगे भाई साहब 200 तो अवेलेबल नहीं है बदल के। तो मैंने कहा काम करो 4800 जो 5000 खरीदे थे ना, तो 4800 फोन्स का ही बिल बना देते हैं, और ये मैं आपको रिटर्न कर देता हूं। तो ये जो वापस किए वो क्या है? वापस किए वो क्या है? वो है परचेज रिटर्न, या फिर उसको हम कह सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स। बात समझ में आ रही है? सर परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया, अब क्या बचा? नेट परचेज, जिसका पैसा मुझे चुकाना है वो नेट परचेज है। क्यों? मैंने उतना ही परचेज किया है तो उतने का ही पैसे दूंगा। और सर कैश दे दिया तो बात खत्म, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश में बात खत्म हो जाएगी। अगर कैश पे नहीं हुआ, फिर वही बात आ गई, कहानी क्या वहीं घूम के आ गई कि अगर वो उधार लिया है माल, अगर वो खरीदा है उधार, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा मेरा क्रेडिटर। वो क्या बन जाएगा? क्रेडिटर बन जाएगा। अगर क्रेडिटर भी शाना निकला, उसने कहा कि काम करो बिल ड्रॉ कर रहा हूं, आप तो बिल दे दो मुझे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल कौन सा? ये बिल वो इनवॉइस वाला बिल नहीं है, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है, लीगल इंस्ट्रूमेंट है वो, है ना। तो अगर वहां मैंने बिल ले दिया तो वो बन जाएगा मेरा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, तो ऐसे सारे लोग जो क्रेडिटर हैं या बिल्स पेबल है, उनको मिला के हम कहते हैं ट्रेड पेबल्स। और वो क्या होती है? हमारी लायबिलिटी। सर लायबिलिटी नहीं समझाया, समझाएंगे।
लाइबिलिटीज भी समझाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना पकड़ो, वो ट्रेड पेबल कहलाते हैं मिला के, और उनको वो कैटेगरी क्या होती है उनकी, लाइबिलिटी। साथ ही साथ साथ सेल की बात भी कर लेते हैं। ये लीजिए, ये खड़ा है सेल करने के लिए प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है। एक काम करो, आओ फ्लैट ले जाओ, मकान खरीद लो, जय माता दी, कर दिया हमने, हमारी तरफ से सेल हो गया। जय माता दी मतलब शुभारंभ हो गया जी, सेल हो गई और हमें पैसे मिल गए। सेल की बात करते हैं, अगर वो सेल हो गई, अब जैसे कि प्लॉट नहीं, मैंने फोन, जैसे अब मैं फोन खरीद रहा था वैसे वो फोन बेच भी रहा था, तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए वो सेल हुई थी 5000 फोन्स की, उसमें से 200 निकले डिफेक्टिव, वो वापस आ गए। तो अगर मैं फोन का बिजनेस कर रहा हूं और मेरी सेल जो थी वापस आ गई, उसको हम कहेंगे सेल रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड्स, या फिर रिटर्न इनवर्ड। जो वापस आ गया वो माल माइनस किया, अब नेट मुझे कितने का पैसा, नेट सेल्स का पैसा मुझे मिलेगा, नेट सेल्स का ही पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उतना ही सेल किया है। सर अगर उधार पैसा मिल गया तो बात खत्म हो गई कैश में, अगर उधारी पे बेचा तो या तो वो मेरा डेटर बन जाएगा, या तो मेरा वो डेटर बन जाएगा, या फिर वो बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल। अगर मैंने उसको कहा कि नहीं नहीं तुम साइन करके जाओ, बिल इतने महीने बाद दे दोगे, तो क्या बन जाएगा मेरा, वो बन जाएगा मेरा बिल्स रिसीवेबल, और दोनों को मिला के मैं कहूंगा ट्रेड रिसीवेबल, और उसकी कैटेगरी क्या होगी, एसेट्स। सर क्यों हो गए एसेट्स, वो अपन होल्ड पे रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, और एक सवाल करते हैं ना, एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए कि आपकी टोटल परचेजेस हैं 5 लाख रुपीस की, 5 लाख रुपीस की हमने क्या खरीदे, गुड्स खरीद लिए। फिर मुझे जरूरत पड़ी और मैंने कुछ फर्नीचर भी खरीदा। फर्नीचर कितने का सर, 2 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा। फिर कुछ गुड्स निकले डिफेक्टिव, कुछ गुड्स जो मैंने लिए थे वो निकले डिफेक्टिव, तो मैंने रिटर्न कर दिए हैं वो, तो रिटर्न आउटवर्ड्स या फिर परचेज रिटर्न कह लो आप उसे, कितने के, 1 लाख रुपए के। अब आप मुझे बताइए कि नेट परचेजेस कितनी हुई, नेट परचेज कितनी हुई, बोलते जाओ बोलते जाओ। हाँ पहला जवाब आ रहा है मेरे पास, 6 लाख रुपए। हाँ बेटा गलत है, और बोलो। दूसरे कह रहे हैं 4 लाख रुपए। जो 4 लाख रुपए कह रहे हो अमन, ये आंसर सही है, 4 लाख रुपए ही है। 4 लाख रुपए क्यों सर, ये फर्नीचर जो खरीदा है ना मैंने, फर्नीचर ये गुड्स नहीं है, इसमें डील नहीं कर रहा हूं मैंने ये परचेज ऑफ गुड्स अलग से दिया है आपको। तो ये परचेज ऑफ गुड्स कितने का है सर, 5 लाख का। 5 लाख में से मैंने रिटर्न कर दिया, कितना कर दिया सर, 1 लाख रुपए रिटर्न, 1 लाख रुपए के गुड्स मैंने वापस कर दिए, तो नेट परचेज कितना बचा है, 4 लाख। तो पैसे कितने के चुकाने हैं मेरे को, 4 लाख के। तो अगर मैं क्रेडिटर भी बनाऊंगा तो क्या कितने का बनाऊंगा, 4 लाख का, क्योंकि 1 का तो मैंने रिटर्न कर दिया। सर ये परचेज ऑफ फर्नीचर ये एसेट का पार्ट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। यहां तक बात समझ में आती है? चलिए ये चार्ट्स आपको काफी कुछ इजी कर जाएंगे, पूरी बुक में इस तरह के ही चार्ट्स हैं आपको पढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप जब दोबारा उठा के इसको देखोगे तो आपको बहुत चीजें आसान मिलेंगी। बाकी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो थ्योरी से भी पढ़ सकते हो, जो थ्योरी मैंने बुक में डाली है। अगर आपको लगता है कुछ ऐसा पार्ट है जो रीड करके आ जाएगा तो वो रीड करके आप रखो अपने दिमाग में। बाकी चार्ट्स इस तरह के हैं कि वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा और चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, बेसिकली हमने टर्म्स यहां से चालू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में भी कुछ टर्म्स मैंने एक्सप्लेन करने हैं, वो भी करने वाला हूं। जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा हम क्या करेंगे, हम एंट्रीज की ओर बढ़ेंगे। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं, क्यों बनाते हैं, वो करेंगे। सर एक बात बहुत छोटी सी रह गई थी, मुझे याद आई, वो थी छोटी सी डायरी। अकाउंटिंग में क्या चलता है, छोटी सी डायरी चलती है, छोटी सी डायरी। बहुत सारे लोग पॉकेट में रखे हुए छोटी सी डायरी से ही काम कर लेते हैं, सब इसी में लिख देंगे, सब इसी में कर देंगे, है ना, सब इसी में कर देंगे। तो वो काम चल पाएगा क्या अकाउंटिंग के लिए? नहीं। जब आपका पैरामीटर बड़ा हो जाता है, पैमाना बड़ा हो जाता है, और जब आप जाते हो कि आप देखोगे कि नेशनली इंटरनेशनली अकाउंटिंग की एक ही लैंग्वेज है जो जानी जाती है, तो आपको वो सीखना पड़ता है। ठीक है, इस वजह से ये स्टडी है और हमने चालू किया, और मेरा एम ये रहेगा कि मैं आपको 20 to 25 लेक्चर्स में पूरा बेसिक से लेके एडवांस तक ले जाऊं।
3 से 4 लेक्चर आपको ऐसा लगेगा कि बहुत बेसिक चल रहा है, जिनको पढ़ा हुआ है। जिनके लिए नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए जानना बहुत जरूरी है, और अभी जिनको पढ़ा भी है उनको भी दिक्कत आएगी समझने में। जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में जाने लग जाएंगे, तो आपने 4-5 लेक्चर तक थोड़ा सा खुद को होल्ड करो, जो थोड़ा जानते हैं, उसके बाद इसमें डेप्थ ऐड होती जाएगी और हम एडवांस लेवल पे बढ़ते जाएंगे। और आप देखोगे कि 25 लेक्चर तक पहुंचते पहुंचते आपका जो बेसिक है, जो मतलब अकाउंटिंग जो नॉलेज है, सिर्फ बेसिक नहीं, अकाउंटिंग नॉलेज जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो ना, वो बहुत ज्यादा रिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।